आइए देखते हैं, इसमें हम लोग देख लेंगे अल-बुरुनी कौन था, कहाँ का था और क्या क्या अल-बुरुनी हमारे भारतीय इतिहास को समझने के लिए या 11वीं शताब्दी में भारतीय लोगों के सांस्कृतिक जीवन, उनका रीति रिवाज, उनकी परंपराएं क्या थी, उनका लाइफ स्टाइल था कैसा था। उस अल-बुरुनी जो है मध्य एशिया में एक जगह पड़ती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इंडिया एज सीन बाई अल-बुरुनी और एज ऑब्जर्व बाई अल-बुरुनी, अल-बुरुनी की दृष्टि में भारत। ये भारत के बारे में अगर वैसे अगर देखा जाए तो 11वीं शताब्दी में भारत के बारे में 11वीं शताब्दी में भारत के बारे में अगर ये देखा जाए तो अल-बुरुनी की एक किताब है। अल-बुरुनी कौन था, सबसे पहले ये देख लें कि अल-बुरुनी कौन था। अल-बुरुनी जो है एक फारसी और अरबी विद्वान था। मध्य एशिया में खीवा पड़ता है, मध्य एशिया में एक खीवा जगह का नाम है। और यह 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। मध्य एशिया खीवा में, मध्य एशिया खीवा में 973 एडी ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और इस समय जो खीवा पड़ता है, मध्य एशिया का जो खीवा पड़ता है इस समय अर्थात वर्तमान काल में यह देखा जाए तो उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी ताशकंद है, उस उज्बेकिस्तान में पड़ता है खीवा। तो वहां का था। इसका वास्तविक नाम जो है अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद इसका जो है रियल नेम या जो है मटेरियल नेम या इसका जो ओरिजिनल नेम था ये अबू रहमान मोहम्मद बिन अहमद था। इसको हम जो है अल-बुरुनी के नाम से जाना जाता है। भारतीय 11वीं शताब्दी में भारतीयों के बारे में या भारतीय अगर देखा जाए भारतीय दर्शन के बारे में, भारतीय विज्ञान के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में, कल्चर के बारे में अगर किसी किताब में वर्णन अगर देखा जाए तो अल-बुरुनी की एक किताब है। इसलिए अल-बुरुनी हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए ही हो जाता है कि उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। ये कौन था? अल-बुरुनी एक फारसी अरबी विद्वान था। मध्य एशिया में खीवा एक स्थान पड़ता है, अब उज्बेकिस्तान में पड़ता है, इतना जान लें। अब जो है अल-बुरुनी जो है एक किसकी पुस्तक है जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद इसकी एक पुस्तक है जिसको इसने 1030 एडी में या ईस्वी में लिखा। इस पुस्तक के अनुसार अगर इस भारतीय इतिहास को समझता है, भारतीय लोगों के बारे में समझना है, परंपरा, विज्ञान, धर्म, लाइफ स्टाइल, कल्चर के बारे में समझता है तो यह पुस्तक जो है 11वीं शताब्दी के भारतीय लोगों के लाइफ स्टाइल को, उनके कल्चर को, उनके कस्टम्स को, उनके ट्रेडिशंस को, विज्ञान को, उनके एस्ट्रोनॉमी को, खगोल विज्ञान को, एस्ट्रोलॉजी को, ये सब इस किताब के मदद से हम इस किताब में वर्णित है वो यहाँ पर आया। और ये महमूद गजनवी का समकालीन था। महमूद गजनी जिसे महमूद गजनवी भी कहते हैं, जो इसने 1000 से 1025 तक या 1027 तक आप कह सकते हैं कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका फेमस आक्रमण जो मैंने वीडियो बना के डाल दिया है सोमनाथ मंदिर पर 1025 में किया गया था, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। तो उसका ये समकालीन था और ये भारत आया है और भारत में इसने अध्ययन किया संस्कृत का, स्टडी संस्कृत, स्टडी इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन का, एस्ट्रोलॉजी जो कि ज्योतिष शास्त्र का इसने अध्ययन किया यहाँ पर। तो भारत आके यह फारसी अरबी विद्वान था और यहाँ पर आके यह रहा है। संस्कृत, इंडियन फिलोसफी और एस्ट्रोलॉजी का इसने अध्ययन भी किया, संस्कृत लैंग्वेज का, एस्ट्रोलॉजी का और इंडियन फिलोसफी का, भारतीय दर्शन का अध्ययन भी किया है। तो अल-बुरुनी के दृष्टि में भारत के अगर देखा जाए तो कुछ उसने एक किताब लिखी है तहकीक-ए-हिंद, याद रखिएगा तहकीक-ए-हिंद 1030 में लिखी है। इस किताब में भारतीय लोगों के बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में, उसने सामाजिक और कल्चरल लाइफ, सांस्कृतिक जीवन के बारे में, सोसाइटी कैसी थी, कस्टम लाइफ स्टाइल थी, सब इस किताब में उसने दिया है। तो उसके मुख्य अंश पर हम सिर्फ बात करेंगे कि इस किताब के अनुसार भारतीय लोगों के बारे में जो मेन पॉइंट्स उसने लिखा है जरा हम जानते हैं। लेट्स हैव ए लुक ओवर दीज मेन पॉइंट्स। आइए देखते हैं इन मेन पॉइंट्स को। किताब का नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद में
क्या लिखता है भारत के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में, यहाँ के विज्ञान के बारे में, यहाँ के खगोल शास्त्र के बारे में क्या लिखता है, ताकि के हिंद के मुख्य अंश देखते हैं। क्योंकि यह किताब जो है उस भारत को समझने के लिए, भारतीय हिस्ट्री के उस काल को समझने के लिए ये एक डिस्क्रिप्टिव किताब है। यहाँ पर जो है एक वर्णनात्मक किताब है, जिसमें भारतीय लोगों के बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, सारी चीजों के बारे में लगभग वर्णन किया गया है। अब ये झूठ है, वेदर इज इट हीप ऑफ लाई और नॉट, ये देखने वाली बात होगी। बट क्या है तकी के हिंद के हिसाब से स्थिति क्या थी भारतीय लोगों की, उनकी सोच की थी क्या थी, समझ क्या थी, ये देखते हैं इस किताब के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द अलबरूनी, हम कह सकते हैं कि अलबरूनी के हिसाब से, यानी कि उनकी किताब के हिसाब से ताकि के हिंद का ही वर्णन किया गया। हिंदुस्तान को हिंद भी कहा जाता था। विदेशियों के प्रति अलबरूनी लिखता है अपनी किताब में ताकि के हिंद में कि विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बड़े संकुचित थे। The people of India had narrow mind, or they were narrow-minded fellow of the people for the foreigners. विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। क्या चीजें उनको विदेशी लोगों के रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका जो रहन सहन था, उनका जो जीवन शैली थी, उनका जो खान पान था, ये कहीं में बैठ के खाते थे, कोई जानवर मार देते तो एक कहीं नोच नोच के खाते थे। तो सारी चीजें, पहनावा भी इनको नहीं पसंद थी, उनका जो ये था बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना और सारी चीजें। तो भारतीय उनके तो लिखता अपनी किताब में कि तौर तरीके थे, जो भी तौर तरीके रहे होंगे, मैनर्स रहे, पहनावे के जो तरीके थे, खान पान का जो तरीका था, ये पसंद नहीं था भारतीय लोगों को। तो भारतीय लोग उन्हें मलिच्छ कहते थे। अभी भी गौवा में कहते थे मलिच्छ मतलब गरीब आदमी को, भाई जिनके पास सही से घर नहीं है, सही से, तो फिर वो जिसके पास देखिए खाने पीने की चीजें नहीं है, जिसके पास आवास नहीं है, तो फिर उसका रहन सहन थोड़ा आपसे डिफरेंट होगा, जिससे आप हो सकता है पसंद ना करें। तो ये जो, लेकिन बट भारतीय लोगों के जो यहाँ पर इनके फॉरेनर्स के प्रति भारतीय लोग उनको मलिच्छ कहते थे, क्योंकि ये सारी चीजें उनको पसंद नहीं थी, तौर तरीका नहीं पसंद था। हाँ, लिखता है अलबरूनी अपने उसके प्रमुख अंशों में ये भी बताया गया कि वो लिखता है कि यहाँ के भारतीय लोग जो है अलग अलग थाली में उनको खाना परोसा जाता था। दे वर सर्व्ड फूड इन सेपरेट प्लेट्स, मतलब अलग अलग थालियों में खाना परोसता था। जाहिर सी बात है कि जो विदेशी थे एक ही थाली में कई लोग खाना खा लेते थे। तो इसी वजह से भारतीय लोग घिन के मारे, एक जो लोत्सम की स्थिति आती है, एक घृणा की स्थिति आती है, एक ससुरा एक में खाते हैं, तो भारतीयों को पसंद नहीं था। मलिच्छ था, कपड़ा वो ससुरा कैसे कैसे पहनते थे वो भी नहीं पसंद था। खान पान तो पसंद नहीं था, तरीका उनका पसंद नहीं था, एकदम लाइफ स्टाइल वो गड़बड़ ये सब पसंद है। मलिच्छ कहते थे, वर्ड देख लीजिए। पारंपरिक व्यवसाय के प्रति भारतीय लोग जो है पारंपरिक व्यवसाय में रुचि लेते थे, यानी कि जो व्यवसाय, अगर लकड़ी वाला धंधा कर तो लकड़ी वाला धंधा, उसका बाप लड़का किया मुर्गी पालन कर, बपू लड़को मुर्गी पालन, फिर उसका लड़का मुर्गी पालन, अगर सिलाई का कपड़ा का सिलाई वाला काम करा तो सिलाई वाला काम करता था वो, है ना। खानदान दर खानदान, एक के बाद दूसरा, बपवा लड़कवा, फिर उसका लड़कवा, ये दर चलता रहता था। तो उसने ये बात लेके जो कि वो अपने पारंपरिक व्यवसाय के प्रति उनका अफेक्शन था, उनका लगाव था, वो उसी के साथ चलते थे। दे डिड नॉट अडॉप्ट अदर ट्रेड्स। भोजन अलग अलग थाल में परोसा जाता था, मैंने बता ही दिया, भोजन अलग अलग खाते थे। ये भी ये बता रहा है भारत। शगुन को देखिए, आज भी शगुन को मानने वाले, तो ओमेन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ओमेन, OMEN। तो ओमेन में दो चीजें आएंगे, गुड ओमेन, बैड ओमेन। तो अभी भी हम लोग इस पर विश्वास करते हैं। वो लिखता अपने किताब में कि जब वो कोई काम करते थे भारतीय लोग, तो शुभ अशुभ, शुभ मुहूर्त देखकर काम करते थे। अभी भी देखिए, एक दिन के बाद है कि हम क्या लेने जा रहे थे, आई वॉज गोइंग टू बाई समथिंग एंड इट, और 4-5 दिन 6-7 दिन पहले की बात है, मैं कोई चीज खरीदने जा रहा था। आई फॉरगॉट दैट थिंग, कोई चीज में, हाँ, गाड़ी का कोई गाड़ी की डिग्गी लगवाने जा रहा था। तो मेरे साथी थे, उन्होंने कहा कि अरे आज शनिवार का दिन है। अब देखिए, यही है बैड ओमेन। तो बैड ओमेन माने शनिवार का दिन में
मतलब ये माना जाता है कि किसी भी सामान को खरीदने या कार्य को करने के लिए शुभ नहीं है, ओमेन गुड ओमेन वाला दिन नहीं है, अर्थात शुभ मुहूर्त, हर काम में शुभ मुहूर्त देखते हैं। मंगलवार को काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, बुधवार को करना चाहिए, नहीं शनिवार को नहीं करना चाहिए, शनिवार को दड़ियों नहीं बनवाना चाहिए, ससुरा शनिवार को दड़िया बनवा देने का मुँह जल जाएगा, ससुरा पहले का जला हुआ जल ही देखा जाएगा। हाँ, अगर ऐसा होता तो हर धर्म के लोग जो है और धर्म के लोगों पर भी असर करता ना। हाँ, लेकिन अब वो लिखता है कि जब भी वो कोई कार्य करते थे ना तो ओमेन पे बात करते थे, ओमेन पे, ओमेन का मतलब कि मुहूर्त पर काम करते थे, कि शुभ मुहूर्त कौन से दिन है, शुभ अशुभ पर काम करते थे। उसके मेन पॉइंट्स में ईश्वर की मानता भारतीयों में लिखता है कि वो एथेइस्ट नहीं थे, वो थेइस्ट थे, दैट इज दे बिलीव इन गॉड, दे बिलीव्ड इन गॉड, वो भगवान में विश्वास करते थे, भगवान को ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, ओमनिशिएंट सब कुछ मानते थे, और उसे जो है जीवन दाता मानते थे, लाइफ के गिवर मानते थे, सब मतलब ईश्वर के प्रति एकदम स्टांचेस्ट जो है फॉलोवर थे भारतीय लोग, और आज भी हैं, तो सही है, ईश्वर की मान्यता थी। भारतीय खगोल और विज्ञान 5 सिद्धांत कह रहा है कि भारतीय जो एस्ट्रोनॉमी थी और जो खगोल साइंस था वो 5 सिद्धांतों पर चलता था। कौन कौन से 5 सिद्धांत थे? अर्थ और प्लेनेट्स, पृथ्वी और उसके ग्रह, पृथ्वी और उसके ग्रह। दूसरी चीज है रोटेशन एंड साइज, उनका रोटेशन करना, घूर्णन करना या घूमना, या फिर उनकी साइज पर काम करते थे। सन और एक्लिप्स, सूर्य और चंद्र ग्रहण, और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, और इसके बाद इनके उपकरण जो थे, परंपरागत जो उपकरण थे, जो ऑब्जर्वेशन थे, उसी इन 5 सिद्धांतों पर भारतीय खगोल अपना काम करता था और खगोल वैज्ञानिक काम करते थे। भारतीय और गणितज्ञों के बारे में उसने लिखा है, भारतीय जो मैथमेटिशियंस थे और जो ये थे खगोल शास्त्री थे, वो लिखता है कि योग्य थे, दे वर एबल, दे वर टैलेंटेड, दे वर जीनस, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया कि ये जो ज्ञान है तो क्या इसका जो रिजल्ट है या जो रिजल्ट हम मान रहे हैं क्या ये सही है, इज इट राइट और रॉन्ग, इस पर ध्यान नहीं दिया। वो परंपरागत तरीकों पर पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन के जो परंपरागत तौर तरीके पुराणों में उल्लेखित थे, हमारे जो पुराण है, पुराणों में उल्लेखित थे, उसी पर ये चलते थे, उसी वर्णित मान्यताओं पर ध्यान देते थे, उससे इतर नहीं सोचते थे, इसलिए इतना अच्छा विकास नहीं हो पाया, उसके कहने का मतलब है। तो ये परंपरागत जो विचार थे या इनसे मान्यताएं जुड़ी हुई थी, उसी पर चलते थे। तो ये अल्बुर्नी की दृष्टि में भारत है। अगर देखा जाए तो ज्यादा चीजें तो अब मेरे दृष्टिकोण में सही लगती है, कि फेक जैसा नहीं लगता है, कि कुछ नकली जैसा या कुछ बना के उसने लिखा हुआ है। अगर देखा जाए तो हम पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान के मामले में पीछे हो गए, और यही कारण रहा कि हम जो दूसरे देशों से लड़ाई में हारे हैं, दूसरे देशों से शुरुआती में 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के बात किया जाए, क्योंकि वहीं से तो विदेशी आक्रमण होता है, तो हम जो है कि उनसे कहीं ना कहीं जो है हम जो है कि परंपरागत जो तौर तरीके थे उसमें जाके फंस गए। हम जो है कि कहीं ना कहीं भगवान भगवती या इन चक्करों में ज्यादा फंस गए, ज्यादा फर्क है। और हमने नए ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, हमने ये सोचा कि हमारा ज्ञान दूसरों से बेहतर है, और जब आदमी ये सोचता है कि हम दूसरे से बेहतर है, वो हमको क्या सिखा सकता है, तो फिर आप वहीं रह जाते हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये सीखने सिखाने का जो चीज है, जो प्रोसेस है सीखने सिखाने का, टीचिंग और लर्निंग का, ये जो है पारस्परिक चलता है, म्यूचुअल चलता है। कुछ आप उन दूसरों से सीखते हैं और दूसरे कुछ आपसे सीखते हैं, तो ये रहना चाहिए, इसको खोल के रखना चाहिए। हाँ, आपको एग्रीएबल रहना चाहिए, एग्रीएबल स्वीकार करने वाला रहना चाहिए आपको। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, तो ये मेन पॉइंट्स उसके किताब के हैं। तो 1030 इसमें एक किताब लिखता है, उसकी डिस्ट्रक्टिव बुक्स है, भारत के का उसमें वर्णन ही किया गया, विज्ञान का वर्णन किया गया, लाइफ स्टाइल का वर्णन, कल्चर का वर्णन किया गया, समाज का वर्णन किया गया, सोसाइटी का वर्णन किया गया, भारतीयों की सोच का वर्णन किया, सारी चीजों का वर्णन इस किताब में किया गया, जिस किताब का नाम है तहकीक हिंद। यह मध्य एशिया के इस इलाके का था, मध्य एशिया के खीवा, जो कि इस समय प्रेजेंटली उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहां का था। इसका जन्म जो है 973 एडी में ईस्वी में हुआ था, और महमूद गजनवी का या महमूद गजनी का जो एक फेमस इन्वेडर था या कुख्यात इन्वेडर था, उसका समकालीन था। तो जो कि भारतीय के बारे में लिखा है, भारतीय दर्शन के बारे में लिखा है, भारतीय खगोल के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय समाज के बारे में पूरा का पूरा ये डिस्क्रिप्शन दिया, जिसके मुख्य अंशों को हमने देखा। आने वाली वीडियो में कुछ अन्य इतिहास के टॉपिक पर हम चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।